Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्की कहते हैं, जो प्यूबर्टी पर शुरू होता है। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन लगभग 28 से 29 दिन के अंतराल पर रिपीट होता है, इसलिए एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच की साइक्लिक इवेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम रिलीज किया जाता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। हम बात करेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन तक जारी रहता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो का कारण यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग तथा उसकी ब्लड वेसल का नष्ट होना है, जिससे एक लिक्विड बनता है और वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलता है। रिलीज ओवम के फर्टिलाइज ना होने पर मेंस्ट्रुएशन आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का ना आना प्रेगनेंसी का संकेत है। यदि मेंस्ट्रुएशन ना आने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, पुअर हेल्थ आदि। हम बात करेंगे फॉलिकुलर फेज की। इस फेज के दौरान ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल वृद्धि करके ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है तथा साथ ही साथ यूट्रस में प्रोलिफरेशन के द्वारा एंड्रोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है। ओवरी तथा यूट्रस में होने वाले ये परिवर्तन पिट्यूटरी तथा ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंज द्वारा इंड्यूस होते हैं। फॉलिकुलर फेज के दौरान गोनाडोट्रोपिन्स LH तथा FSH का सिक्रीशन धीरे धीरे बढ़ता है। गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोइंग फॉलिकल द्वारा एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, LH तथा FSH दोनों ही साइकिल के मध्य में यानी लगभग 14वें दिन, इसे LH सर्ज भी कहते हैं, अपने पीक लेवल पर आ जाते हैं। LH सर्ज मिड साइकिल के दौरान LH का रैपिड सिक्रीशन होता है तथा LH अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। ओवुलेटरी फेज की बात करेंगे। इस फेज में LH सर्ज ग्राफियन फॉलिकल के फटने को इंड्यूस करता है, जिसके कारण ओवम रिलीज होता है, जिससे ओवुलेशन कहते हैं। हम बात करेंगे लूटियल फेज की। इस फेज के दौरान ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस लूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है, जो एंड्रोमेट्रियम के मेंटेन के लिए आवश्यक होता है। एंड्रोमेट्रियम फर्टिलाइज ओवम के इम्प्लांटेशन तथा प्रेगनेंसी की अन्य इवेंट्स के लिए आवश्यक होती है। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल की सभी इवेंट बंद हो जाती है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन न होने पर कार्पस लूटियम नष्ट हो जाती है तथा यह एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन काज करती है, जिससे फिर से मेंस्ट्रुएशन की नई साइकिल शुरू हो जाती है। फीमेल में लगभग 50 वर्ष की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक इंडिकेटर है। मिनार्की से लेकर मेनोपॉज तक के समय को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। ये अभी ऐड किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से स्नान करें और साफ रहें। सैनिटरी नैपकिन या घर में बने साफ पैड का प्रयोग करें। नैपकिन को हर 4 से 5 घंटे बाद या आवश्यकता अनुसार बदलें। प्रयोग हो चुके नैपकिन को पेपर में लपेटकर डिस्पोज करें। यूज नैपकिन को टॉयलेट के ड्रेन पाइप या ओपन एरिया में ना फेंकें। नैपकिन का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ धो लें। आइए हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। तो कॉपुलेशन यानी क्वाइटस के दौरान पेनिस द्वारा सीमेन वेजाइना में छोड़ा जाता है। मोटाइल स्पर्म तेजी से तैरते हुए सर्विक्स से होकर यूट्रस में प्रवेश करते हैं तथा अंत में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन यानी एम्पुला तक पहुंचते हैं। ओवरी से निकला ओवम भी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन यानी एम्पुला तक पहुंच जाता है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है यदि ओवम तथा स्पर्म दोनों एक ही समय में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर पहुँचें। यही कारण है कि सभी कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन व प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं पहुँचते हैं। एक स्पर्म का एक ओवम के साथ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है।
फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म एग की जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तथा मेम्ब्रेन में बदलाव को इंड्यूस करता है, जिससे एडिशनल स्पर्म का प्रवेश रुक जाता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि एक ओवम को केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। स्पर्म को जोना पेलुसिडा तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराने में एक्रोसोम का सिक्रीशन में सहायक होता है। स्पर्म का प्रवेश सेकेंडरी oocyte के मियोटिक डिवीजन को इंड्यूस करता है। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है। इसके फलस्वरूप एक सेकेंडरी पोलर बॉडी तथा एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। जल्द ही हैप्लॉइड स्पर्म एवं ओवम फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। याद रखो, इसी स्टेज में शिशु के सेक्स को डिसाइड करते हैं। फीमेल में क्रोमोसोम का पैटर्न XX तथा मेल में XY होता है। फीमेल द्वारा बनने वाले सभी हैप्लॉइड ओवम यानी गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम X होते हैं। मेल गैमीट यानी स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम X या Y होंगे। इसलिए 50% स्पर्म X सेक्स क्रोमोसोम वाले और 50% स्पर्म Y सेक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं। इस प्रकार स्पर्म तथा ओवम के फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम की संभावना XX या XY होगी। जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम XX होंगे या XY, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ओवम से फ्यूज होने वाला स्पर्म X है या Y। XX वाले जाइगोट फीमेल बेबी में डेवलप होते हैं, जबकि XY वाले जाइगोट बॉय बेबी बनाते हैं। इसलिए साइंटिफिकली कह सकते हैं कि बेबी के सेक्स का निर्धारण उसके फादर द्वारा होता है, ना कि मदर के द्वारा। जाइगोट जैसे स्तमक से यूट्रस की ओर मूव करता है, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है तथा यह 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल बनाता है, जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को मोरूला कहते हैं। मोरूला लगातार डिवाइड होता रहता है तथा जैसे जैसे यूट्रस की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर आउटर लेयर में अरेंज होते हैं उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा सेल का इनर ग्रुप इनर सेल मास कहलाता है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब एंडोमेट्रियम से चिपक जाती हैं तथा इनर सेल मास एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। चिपकने के बाद यूट्राइन सेल तेजी से डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धंस जाती है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट के एम्बेडेड होने को इम्प्लांटेशन कहते हैं तथा यह बाद में प्रेगनेंसी का रूप ले लेती है। आइए हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनते हैं, जिन्हें कोरियोनिक बेलाई कहते हैं, जो यूटेराइन टिश्यू एवं मैटरनल बॉडी द्वारा घिरे रहते हैं। कोरियोनिक बेलाई तथा यूट्राइन टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो तथा मैटरनल बॉडी के बीच एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। प्लेसेंटा एक अम्बलाइकल कॉर्ड द्वारा एम्ब्रियो से कनेक्ट रहता है, जो सबस्टेंट को एम्ब्रियो के पास तथा दूर तक ले जाने में सहायता करता है। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी कार्य करता है और कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में ओवरी द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। याद रखें, HCG, HPL तथा रिलैक्सिन हार्मोन केवल प्रेगनेंसी के ही दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा जैसे हार्मोन्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोन्स का बढ़ना फीटल ग्रोथ, माँ में मेटाबॉलिक चेंजेस तथा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास यानी एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होकर एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर तथा एंडोडर्म इनर लेयर बनाता है। इस एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य जल्द ही मेसोडर्म बन जाती है। ये तीनों लेयर एडल्ट में सभी टिश्यू का निर्माण करती हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इनर सेल मास में स्टेम सेल पाई जाती है, जिनमें सभी टिश्यू तथा ऑर्गन को बनाने की क्षमता होती है। ह्यूमन में प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है। डॉग में 58 to 65 डेज की प्रेगनेंसी, कैट में 9 to 10 वीक्स की प्रेगनेंसी एंड एलिफेंट में 18 to 22 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनकर ग्रोइंग फीटस के फर्स्ट साइन को नोटिस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंत तक फीटस के लिम्ब तथा डिजिट बन जाते हैं।
12 वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग सभी मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिम्स एवं एक्सटर्नल जेनिटेलिया अच्छी तरह बन जाते हैं। 5th मंथ के दौरान फर्स्ट फीटल मूवमेंट यानी क्विकिंग तथा हेड पर बहाल आ जाते हैं। लगभग 24 वीक्स यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक पूरे शरीर पर फाइन हेयर निकल आते हैं। आईलिड अलग अलग हो जाती है तथा आईलेस भी बन जाती हैं। प्रेगनेंसी के 9th मंथ के अंत तक फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है तथा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ का है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंत में यूट्रस के वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर निकल जाता है। फीटस की डिलीवरी इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस होता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स फुली डेवलप्ड फीटस तथा प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। ये सिग्नल माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को ट्रिगर करता है। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स पर कार्य करता है, जिसके कारण तेजी से यूटेराइन कंट्रैक्शन होने लगता है। यह कॉन्ट्रैक्शन पुनः ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तथा ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के बीच लगातार स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स के कारण यह कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होता है। इससे फीटस बर्थ कैनाल द्वारा यूट्रस से बाहर आ जाता है। फीटस के जन्म के तुरंत बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर आ जाता है। डॉक्टर्स डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? आंसर होगा ऑक्सीटोसिन का। प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड में डिफ्रेंशिएशन होता है तथा प्रेगनेंसी के अंत में इनसे मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। इसे लैक्टेशन कहते हैं। मदर मिल्क न्यू बॉर्न बच्चे की फीडिंग में सहायता करता है। लैक्टेशन के शुरुआती कुछ दिनों तक निकलने वाले मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में कई प्रकार की एंटीज बॉडी होती हैं, जो न्यू बॉर्न बॉडीज़ में रेजिस्टेंस विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक हेल्दी बेबी बनाने के लिए डॉक्टर इन्फेंट के शुरुआती पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने रिप्रोडक्शन के 3 चैप्टर को डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, हम 4था चैप्टर के लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। और हाँ, आज रक्षाबंधन है, तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।